हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 रसायन विज्ञान के द्वितीय चैप्टर परमाणु की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने आपको 2 वीडियो इसके पहले बना के दिया था। आज हम लोग तीसरी वीडियो इस चैप्टर की देखेंगे, जिसमें हम लोग ड्रॉबैक देख रहे थे बोर के परमाणु मॉडल के। तो बोर परमाणु मॉडल की 2 कमियां बताई गई। पहली कमी ये बताई गई कि जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाती है या 3 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी जो विभिन्न रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को वो जो है पूरा नहीं कर पाता है, मतलब व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये ड्रॉबैक हो जाती है। फिर इसके बाद जो है विभिन्न जो ऊर्जाएं होती हैं, उनकी विभिन्न जो कक्षाएं हैं, परिपथ हैं, उन कक्षाओं में जो है ऊर्जा निश्चित होती है और इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न वेग से घूमता रहता है। तो ऐसा कुछ जो है बोर के द्वारा बताया गया था। तो उनकी जो बोर मॉडल की कमियां थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए हम लोग जो है अगले मॉडल को पढ़ते हैं, परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की अगर हम बात करें तो इसके बोर की जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी 2 पॉइंट्स होती हैं। पहली पॉइंट्स आती है द्रव्य का द्वैत व्यवहार, और दूसरा जो आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक, तो अब हम देखें जो द्रव्य का द्वैत व्यवहार है, यानी डल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो पहली अगर हम पॉइंट्स की बात करें द्रव्य का द्वैत व्यवहार, तो इस द्रव्य के द्वैत व्यवहार के संदर्भ में जो वैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक दे ब्रॉगली। कौन? फ्रांसीसी वैज्ञानिक दे ब्रॉगली सन 1924 ईस्वी में। किस सन में? 1924 ईस्वी में। कौन वैज्ञानिक? दे ब्रॉगली। ठीक है, दे ब्रॉगली ने द्रव्य का द्वैत व्यवहार का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी परमाणु हो, क्या हो? कोई भी परमाणु हो, सपोज करिए ये परमाणु हो गया। इस परमाणु में ये छोटा सा भाग जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड विभिन्न सारे परिपथ होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें इन परिपथों में, यानी इन परिपथों को बोर ने क्या कहा था कि ये कक्षाएं, क्या है? कक्षाएं। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे करके गति करता है। तो अब यहाँ पे दे ब्रॉगली ने ये बताया कि अगर परमाणु है, परमाणु में विभिन्न कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार क्या है? गतिशील है। तो जब लगातार गतिशील है तो वह उनकी जो गति होती है वो किस रूप में होती है? तरंग के रूप में होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो किस रूप में है? तरंग के रूप में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, तो जब पार्टिकल है तो इसके जो है पास क्या होंगे? संवेग होंगे, यानी इनकी जो गति होगी वो संवेग होगी, अर्थात द्रव्यमान भी होगा और वेग भी होगा, दोनों चीजें होगा। तो इन्होंने, कौन? दे ब्रॉगली ने इनकी गति यानी संवेग और तरंग संख्या दोनों में एक सूत्र, एक संबंध बताया है। उस संबंध को देखें तो ये संबंध इनका है लैम्डा इक्वल टू H अपान mv। क्या है? लैम्डा इक्वल टू H अपान mv। तो लैम्डा इक्वल टू H अपान mv की बात करें, mv क्या है? मास और वेलोसिटी। तो इसको आप संवेग कर सकते हैं, तो इस तरीके से करके लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू H अपान
रो या पी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी है संवेग है, एच क्या है प्लांक स्थिरांक, लैम्डा तरंग है। तो de Broglie ने इसी सूत्र का प्रतिपादन किया किसके लिए, इस पूरे परमाणु के संदर्भ में। यानी परमाणु क्या है, लगातार उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गतिशील है, तो गति कर रहा है, साथ साथ उसमें कुछ न कुछ भार है, यानी संवेग है। तो संवेग है, कण संवेग हो गया, और इसके बाद वो जब उसकी जब गति देखी गई तो वो किस रूप में देखी गई, तरंग के रूप में देखी गई, जिसके कारण de Broglie ने इसमें एक अनुपात निकाला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। अर्थात एक ही कण जब दो प्रकार के गुण को शो करता है, एक तो उस जब गति कर रहा है तो उसकी गति किस रूप में हो रही, तरंग के रूप में हो रही, और दूसरी चीज कि वो इतने वेग से गति कर रहा है, यानी उसमें द्रव्यमान भी है और गति भी, दोनों चीजें हैं। तो एक ही कण दो प्रकार के गुणों को शो किया, जिसके कारण उसको क्या कहा गया, द्रव्य का द्वैत व्यवहार। ओके, क्लियर। तो de Broglie ने जो संबंध निकाला, तरंग दैर्घ्य, एच प्लॉन्क स्थिरांक, यम द्रव्यमान, वी वेग, तो इन्होंने बताया कि अगर कोई परमाणु है, परमाणु आपका राउंडेड होता है, ऐसे करके राउंडेड हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, और इन्होंने बताया कि अगर ये परिपथ है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका द्रव्यमान क्या है, वी, यम है। ठीक है, यम हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको इन्होंने क्या बताया, वी बताया। ठीक, बताया कि यम द्रव्यमान का कोई पिंड हो और वी वेग से गति कर रहा है, तो जो गति आ रही है उनकी वो किस रूप में आ रही है, तरंग के रूप में। किस रूप में आ रही है, तरंग के रूप में, और उन्होंने इसको बताया क्या है, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही पिंड v और ये लैम्डा, दो तरीके के गुण को शो किया, द्वैत व्यवहार को जब प्रदर्शित किया, तो इसी को de Broglie ने बताया कि यदि यम द्रव्यमान का पिंड v वेग से गति कर रहा है तो उसकी गति जो तरंगदैर्घ्य के रूप में होती है, दोनों में जो संबंध होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, या लैम्डा इक्वल टू एच अपान रो, या फिर पी। एम बी आपका संवेग होता है, यानी मास ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी लगेंगे। न्यूमेरिकल आइए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए पहला प्रश्न इसमें है, लिखा क्या है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है, एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यानी m का मान दिया गया है, m इक्वल टू क्या दिया गया है, m इक्वल टू दिया गया है 0.1 kg दिया गया है, 0.1 kg द्रव्यमान। ठीक, और बता रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से, वेग दिया गया कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, वेग से गति कर रहा है, तो लैम्डा का मान यानी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रखिए, ये इस फार्मूले में, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एच क्या है, एच प्लांक है, स्थिरांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये किसका मान होता है, ये एच का मान होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, तो निकल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपान यम का मान 0.1 और वेग दिया कितना, 10, गुणा करके भाग करेंगे, आ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, भाग करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, क्योंकि ये पॉइंट ही खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपको यम द्रव्यमान का कोई पिंड दिया गया हो, उसकी वेग दिया गया हो, लैम्डा मान पूछा रहा या तरंग पूछा जा रहा था, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे तरंग दैर्घ्य निकालना हो, चाहे प्लांक की स्थिरांक निकालना हो, चाहे वेग निकालना हो, चाहे
मास निकालना है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। जो दूसरी टॉपिक है, दूसरी टॉपिक इसकी है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। कौन सा है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का जो दूसरा पॉइंट है वह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसमें हम इस मॉडल में देखेंगे हाइजेनबर्ग, ये एक जर्मन वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया कि 1927 ईस्वी में इन्होंने कहा कि द्रव्य और विकिरण का जो दो व्यवहार है, उन व्यवहारों का अगर हम विधिवत अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि अगर ये परमाणु है, परमाणु में ये क्या है? छोटा सा भाग न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंडस क्या हो गया? सर्कुलर पाथ। ठीक, वृत्तीय कक्षाएं। अब इस वृत्तीय कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और हमको क्या बताना है कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और ऊर्जा क्या है? स्थिति और ऊर्जा। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लगातार क्या कर रहा है? गति कर रहा है। गति करने के साथ साथ हमको क्या बतानी है कि इसकी ऊर्जा, दोनों का यदि हम एक ही साथ क्या करें? निर्धारण करें, एकदम सही सही बताएं एक के साथ, तो ये संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। अर्थात अगर ये लगातार गति कर रहा है, ये कण जब लगातार गति कर रहा है, तो अगर हमको बतानी हो कि इसकी क्या हो, ऊर्जा क्या हो, और साथ साथ इसकी पोजीशन, दोनों का हमको एकदम क्या करना हो? एक ही साथ, यानी एग्जैक्ट, यथार्थ, एक्यूरेट, सही सही एक ही समय बताना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव है। अर्थात इनकी डेफिनेशन हो जाएगी कि यदि किसी परमाणु में सूक्ष्म गतिशील कणों की क्या स्थिति और ऊर्जा, दोनों का एक साथ निर्धारण करना हो, क्या करना हो? दोनों का एक साथ निर्धारण करना हो, तो वह संभव नहीं है बल्कि असंभव है। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये परमाणु है और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ठीक, लगातार गति कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ऐसे हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो ये दिशाएं जो होती हैं, इसी क्या हो गया? दिक्कत है? अच्छा, तो इस तरीके से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाएं हो गई। अब सपोज करिए कि ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अराउंड ये परिपथ हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये परमाणु हो गया। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहा है? लगातार गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लगातार गति कर रहा है। और गति, उसके साथ साथ उसकी ऊर्जा, दोनों को एकदम एक ही साथ बताना है।
क्या करना है, दोनों को एक ही साथ बताना है। तो दोनों का जब हम एक ही साथ एकदम एक ही समय एग्जैक्ट पोजीशन पे एग्जैक्ट स्थिति पे बताना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है, बल्कि क्या है, असंभव। सपोज करिए कि अगर इसकी स्थिति क्या हो, डेल्टा एक्स, और पोजीशन क्या हो, डेल्टा पी, तो ग्रेटर आर इक्वल एच अपान 4 पाई। कहने का मतलब कि अगर ये लगातार गति कर रहा है, उसकी स्थिति x है, और उसमें अगर ये x जो स्थिति मान लीजिए, p जो है ऊर्जा मान लीजिए, तो अगर आप स्थिति बताते हैं तो उसकी ऊर्जा कुछ और हो जाएगी, ऊर्जा बताते हैं तो स्थिति उसकी कुछ और हो जाएगी, यानी उसकी गति कुछ और हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका जो सूत्र आता है हाइजेनबर्ग का, वो आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल एच अपान 4 पाई। 4 पाई यानी ये परिध हो गया, एच प्लांक स्थिरांक हो गया, ये जो है आपकी स्थिति हो गई, और ये ऊर्जा हो गई। तो कुछ ना कुछ ऊर्जाओं में या स्थितियों में उसके अनिश्चितता आती है। कब? जब हम एक ही साथ यानी एग्जैक्ट एक्यूरेट सही एक ही समय बताना चाहेंगे तब। ठीक है, ओके, क्लियर।